जोशीमठ। लोग कह रहे हैं कि पता नहीं शायद ये शहर बचे या ना बचे अब, लेकिन जिन लोगों ने अपनी जीवन भर की कमाई बचा बचा कर अपना घर बनाया था, आज वो उनके रहने के लायक नहीं बचा। दोष किसका है, ये बाद की बात है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि इन सब चीज़ों के लिए पहले कितनी बार चेतावनियाँ दी गई थी। ऐसी चेतावनियां जो अनसुनी कर दी गई, ऐसे विनाश जिससे मुंह फेर लिया गया। जोशीमठ वाला इलाका हाई रिस्क जोन 5 में आता है, यानी छोटा सा भूकंप भी यहाँ भारी तबाही ला सकता है। 1976 मिश्रा समिति, उसने जोशीमठ और आसपास के इलाके को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट में वहाँ के इलाके के विकास के काम, सड़क निर्माण और आबादी को लेकर कुछ जरूरी बातें की गई थी। केंद्र सरकार ने 1974 में गढ़वाल कलेक्टर MC मिश्रा की अध्यक्षता में 18 मेंबर्स की कमेटी बनाई थी। कमेटी ने पानी के निकासी को दुरुस्त करने के लिए और नदी के जो कटाव है उसको रोकने के लिए कुछ उपाय बताए थे। लेकिन जब ये जांच कर रहे थे तब उनको पता लगा कि जोशीमठ जो कुंवारी पास के हुई एक लैंडस्लाइड, उस लैंडस्लाइड से जो मलबा है वो उसी के ऊपर बसा हुआ पूरा शहर है। ये जो एरिया है वो 10 किलोमीटर लंबा है, 3 किलोमीटर चौड़ा है और 300 मीटर ही ऊंचा है। मिश्रा कमेटी ने क्या क्या बताया था। जोशीमठ पुराने लैंडस्लाइड जोन पर बसा है, जिसके नीचे चट्टान नहीं है, केवल रेत और पत्थर है। यह जगह शहर बसाने के लिहाज से बिल्कुल भी सही नहीं है। ब्लास्टिंग करोगे या ट्रैफिक से हो गई, इनसे परेशानियां और ज़्यादा बढ़ेंगी। अलकनंदा और धौली गंगा के बहाव से नदी और पहाड़ों के किनारों पर लैंडस्लाइड होती रहती है ऑलरेडी, और ज़्यादा कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटीज़ होगी, आबादी बढ़ेंगी, इससे लैंडस्लाइड की घटनाएं और ज़्यादा बढ़ेंगी। सही निकासी नहीं होने से तो पानी है वो मिट्टी और चट्टानों के बीच जमा हो जाता है, जिससे मिट्टी क्या होगी, धंसने लग जाएगी। तो इससे कुछ उपाय बताए थे कि जैसे सड़कों को पक्का किया जाना चाहिए, जिस पर पानी रुके नहीं और आसानी से बह जाए। पत्थरों और चट्टानों को पहाड़ी के नीचे से नहीं हटाया जाना चाहिए, इससे लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाएगा। ढलानों पर बनी दरारों को भर देना चाहिए। सबसे पहले लैंडस्लाइड वाले पहाड़ों के निचले हिस्सों को भरा जाना चाहिए। लैंडस्लाइड जोन में जो पेड़ों की कटाई हो रही है उनको रोका जाए और जोशीमठ मारवाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन वर्क कराया जाए और लोगों को ईंधन के भी कुछ वैकल्पिक जो स्रोत है या जरिए हैं वो दिए जाएं, ताकि वे जो जंगलों के अंदर लकड़ी, इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी के लिए पेड़ों को ना काटें। इलाके में पानी का रिसाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए पक्का ड्रेनेज सिस्टम बने ताकि बारिश का पानी भी ज़मीन में ना बैठे। नदी के किनारों पर कटाव रोकने के लिए कमजोर हिस्सों पर सीमेंट के ब्लॉक लगाए जाने चाहिए। पहाड़ों से नीचे की ओर जो लटक रहे पत्थर है उनको सपोर्ट दिया जाना चाहिए, ताकि ढलानों पर जो खेती हो और उसको भी रोका जाए। रिवर ट्रेनिंग यानी नदी के बहाव को तय करने वाला कंस्ट्रक्शन तैयार किया जाना चाहिए। ये सारे जो सजेशंस थे ये मिश्रा कमेटी के थे, जो आज के 46 साल पहले ही दे दिए गए थे, लेकिन सरकार और प्रशासन ने इस पर शायद ध्यान नहीं दिया। सिर्फ केवल विकास की राह को लेते चले गए और पर्यावरण के साथ समझौता करना पड़ा, जिस पर्यावरण और प्रकृति ने आज मानव को वहाँ पर रहने लायक भी नहीं छोड़ा। एक UPSC एस्पिरेंट के लिए इन सब चीज़ों को देखना, परखना, समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके कुछ डिसीजन से कई लोगों की जिंदगियाँ बन भी सकती है और तबाह भी हो सकती है।
यूपीएससी मेंस के फर्स्ट पेपर में मैटर आता है और हो सकता है शायद अगले मेंस में इससे संबंधित कुछ चीज़ें पूछ ली जाए, तो आपके लिए ये पॉइंट्स ऑलरेडी तैयार हैं। और सिर्फ मिश्रा समिति नहीं, साल 2006 के अंदर वैज्ञानिकों की एक टीम थी। उस टीम का नाम था जोशीमठ लोकलाइज्ड सब्सिडेंस एंड एक्टिव इरोजन ऑफ द एटीवाला। इस नाम से एक रिपोर्ट तैयार की थी इन्होंने। इसमें साफ बताया गया था कि जोशीमठ शहर और उसके आसपास के इलाके जो रविग्राम वार्ड है, कामेट है और सेमा है, ये हर साल क्या है, हर साल 1-1 सेंटीमीटर खिसक रहे हैं। इसके बाद में जो साल 2020 में जियोलॉजिस्ट और एक उत्तराखंड की स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के निदेशक थे जिनका नाम है प्रोफेसर MPS बिष्ट और उनके साथ पीयूष रोतेला, उन्होंने भी क्या है जोशीमठ के इलाके में एक स्टडी की थी जो करंट साइंस में छपी थी। इसमें कहा गया था कि जोशीमठ और तपोवन वाले इलाके भूगोल और पर्यावरण के हिसाब से बहुत ही संवेदनशील है। इसके बावजूद भी इस पूरे इलाके के आसपास जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है वो सही नहीं है। और इन्हीं परियोजनाओं के अंदर विष्णुगढ़ भी एक ऐसी परियोजना है जो NTPC की है। NTPC का मानना है कि इससे 520 मेगावाट की बिजली हमें प्राप्त होगी और जिसके अंदर लगभग 3000 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है। सितंबर 2022 में SDRF की एक टीम ने इस इलाके का सर्वे किया और 11 बड़े नालों के आसपास जमीन धंसने की चेतावनी दी थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि जोशीमठ लैंडस्लाइड के मलबे पर बसा हुआ है और जिस तरह से यहाँ कंस्ट्रक्शन हुआ और सड़कें बन रही है, ये उनका वजन जमीन सह नहीं पाएगी। ऐसी एक खबर वाडिया इंस्टीट्यूट की भूगर्भ वैज्ञानिक स्वप्नमिता चौधरी ने भी इस साल एक इलाके के घरों में आ रही दीवारों और जमीन खिसकने के मामलों की स्टडी की थी और चेतावनी दी थी। उनका मानना था कि अभी जो नज़र आ रहा है ना, उसकी कई वजह हो सकती हैं, लेकिन अभी 2 जनवरी को शायद NTPC के प्रोजेक्ट के लिए कुछ ड्रिलिंग की गई थी, उससे ये दीवारों में जो दरारें आ रही हैं वो ज़्यादा हो गई हैं। और इन्हीं सब चीज़ों के साथ देखते हुए हमें सस्टेनेबल जो SDG गोल्स हैं उन पर ध्यान जरूर देना चाहिए कि हमारा विकास ऐसा होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी भी उस विकास को भोग सके। ऐसा नहीं कि हम विकास की राह के चक्कर में आने वाले भविष्य को ही खतरे में डाल दें, जैसा कि आज जोशीमठ के अंदर हो रहा है। चलिए अब लगे हाथ जोशीमठ के इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा बहुत। जो जोशीमठ शहर है उसको भगवान बद्रीनाथ की शीतकालीन की गद्दी माना जाता है। जब शीतकालीन में बद्रीनाथ मंदिर बंद हो जाता है तो वहाँ की प्रतिमाएं या भगवान की जो पूजा होती है वो जोशीमठ में ही होती है। इनकी प्रतिमा बद्रीनाथ मंदिर से जोशीमठ के वासुदेव मंदिर में लाई जाती है। 7वीं सदी के अंदर शंकराचार्य को यहीं पर ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसा माना जाता है कि, और शंकराचार्य ने जो सबसे पहला मठ था वो यहीं स्थापित किया था। जोशीमठ को सबसे पहले कार्तिकेयपुर के नाम से जाना जाता था। यहीं पर देश का सबसे पुराना मानने वाले हैं कहते हैं कि यहाँ पर जो कल्पवृक्ष है, हमारे जो भारतीय धारणा है उसमें कल्पवृक्ष को बहुत ही पवित्र माना गया है। तो ऐसा मानते हैं कि जो देश का सबसे पुराना पेड़ है कल्पवृक्ष वो जोशीमठ के अंदर ही है। लगभग 1200 साल पुराने इस पेड़ के नीचे आदिगुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी। यहीं पर एक नरसिंह का मंदिर है, नरसिंह भगवान का मंदिर है, जिसको संत बद्रीनाथ का घर माना जाता है। इस मंदिर में नरसिंह की मूर्ति हर दिन सिकुड़ती जा रही है और लोगों का ऐसा मानना है कि वहाँ की आस्था है कि जिस दिन ये मूर्ति पूरी खत्म हो जाएगी उस दिन एक ऐसी लैंडस्लाइड आएगी कि यहाँ पर बद्रीनाथ आने वाले लोगों के लिए रास्ता ही पूरा बंद हो जाएगा। इससे पहले उत्तराखंड में कब कब जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो कब कब आई थी। सबसे पहले तो आई होंगी, लेकिन जो भी हमें लेटेस्ट देखते हैं पिछले 20-30 साल के अंदर, उसमें 1991 में जब यूपी से उत्तराखंड का विभाजन नहीं हुआ था, तब अक्टूबर 1991 में भूकंप आया था, जिससे लगभग कहते हैं कि 768 से 775 लोगों की मौत हो गई थी और हजारों घर तबाह हो गए थे, जिसको उत्तरकाशी भूकंप भी कहते हैं। उसके बाद में 1998 में 1998 में मालपा की लैंडस्लाइड हुई, उसमें भी कहते हैं कि लगभग 250 से 300 आदमी की मौत हो गई। उसके बाद में 1999 चमोली का भूकंप आया, उसमें 100 से 200 लोगों की मौत हो गई थी, जो रुद्रप्रयाग में भी इससे काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था। आफ्टर दैट 2013 के अंदर बाढ़ आई, जिससे कहते हैं कि 6000 से 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। कई लोग इसको लाखों की संख्या में बताते हैं। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो सिर्फ केदारनाथ मंदिर की बाढ़ में 4500 से ज़्यादा लोग मारे गए थे या लापता हो गए थे। उसके बाद में 2021 में जो बाढ़ आई अभी ऋषिगंगा में, और 2022-23 में अभी ये हो ही गया है। मुझे लगता है कि आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। आई होप आपको इससे बहुत कुछ जानने को मिलेगा।